नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और अगले हफ्ते मार्केट की क्या रुख रह सकती है, चार्ट के जरिए इसको समझते हैं सर्वेंद्र के साथ। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि क्लोजिंग बेसिस पे भी न्यू हाई बना निफ्टी में, और उससे पहले हफ्ते इंट्राडे तो बन ही चुका था। क्या होगा एक्चुअली इस पूरी परिस्थिति का निष्कर्ष, क्योंकि न्यू हाई तो अब एक अलग चीज हो गई है, लेकिन क्या वाकई ब्रॉडर मार्केट में उस तरह की तेजी है? दूसरा, क्या ये अब एक नया लेग शुरू हुआ है और रेंज पूरी तरीके से बदल गई है? साथ ही अमेरिकन मार्केट में जो नवंबर की गिरावट थी वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है, ऑलमोस्ट अलग हो ही गई है। तो वहां पे भी अब रेट कट और सब तमाम खबरों के चलते एक नई तेजी का क्या दौर शुरू होने वाला है। और एक है चार्ट ऑफ द वीक, और वो है सिल्वर। उस पर बातचीत करें क्योंकि उसने बहुत सिग्निफिकेंटली गोल्ड को भी आउट परफॉर्म किया है पिछले 10-15 दिनों में। इन सब पे बातचीत होगी सरवेंद्र के साथ। सरवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमने देखा कि बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। अपने निफ्टी ने तो मतलब जड़ दिया न्यू हाई लो। अब जी आगे क्या? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगे क्या। तो वो आगे के समीकरण आई थिंक धीमे धीमे बनेंगे। और हम लास्ट वीक में देखिए, एक इंग्लिश की कहावत है, देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। तो लास्ट हफ्ते में यही बोल रहे थे कि मंथली क्लोज देखने के बाद ही मन बनाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते पहले तक तो डाउ जोन्स 2000 पॉइंट नीचे था या मार्केट्स थोड़े नीचे थे। और अभी ये लास्ट हफ्ते में जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स खींच लिए, आपका ग्लोबल बेंचमार्क ACWI, या आप डाउ जोन्स लें या आप नैस्डैक लें या निफ्टी को भी लें, तो जिस तरह से लास्ट वीक में पुलबैक्स आ गए हैं, तो एक चीज तो ये हो गई कि बुल्स ने फाइट बैक बहुत शानदार किया है गए हफ्ते में ग्लोबली। तो जो एक हफ्ते पहले तक जो क्लोजेस नेगेटिव में थे, वो काफी हद तक फ्लैट टू पॉजिटिव भी आ गए हैं या माइनर नेगेटिव है। ग्लोबल संकेतों की बात कर रहा हूं। तो आई थिंक बुल्स ने एक अच्छा फाइट बैक दिया है यहाँ पे। पलड़ा जो गए हफ्ते तक लग रहा था कि कहीं बेस का थोड़ा सा भारी था, वो बराबरी पे लाके छोड़ा है। बेस का जो मौका था एक अच्छा मंथली नेगेटिव क्लोज लाने का, वो इस महीने उनसे निकल गया। तो अब कहने का मतलब ये कि एक टाइमलाइन ऐड हो गई, अब आपको अगला मंथली कैंडल देखना पड़ेगा। तो बुल्स ने अपने लिए टाइम बाय आउट कर लिया है, दिसंबर का पूरा महीना बेर से वापस ले लिया है। तो आई थिंक गया हफ्ता तो मैं यही मान के चलूंगा कि गया हफ्ता पूरा बुल्स को ही देना पड़ेगा। और उन्होंने टाइमलाइन को सरका लिया है। जो वर्डिक्ट नवंबर के क्लोज में आ सकती थी वो नहीं आई, तो अब हमें दिसंबर के क्लोज तक मंथली चार्ट्स के लिए तो देखना पड़ेगा। डेली वीकली जो हम देखते हैं वो तो अलग है, वो तो हम रेगुलरली देखते ही हैं और वीक टू वीक लाएंगे। बट मंथली गाड़ी जो है थोड़ी एक महीना और आगे सरका दी गई है बुल्स के द्वारा। और मैं वही बोल रहा हूँ कि निफ्टी में भी एक अच्छा हाई नया बन गया है। 26,500 तक के रेंज ब्रेकआउट के तो हमारे टारगेट्स थे ही, तो मोटा मोटी वो आए। सोचा था कि इस हफ्ते कुछ और मन बनाएंगे, बट आई थिंक निफ्टी के लिए तो मेरा वेट एंड वॉच का वीक रहेगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुए हैं, अब आपका अगले अगले हफ्ते में आपकी पॉलिसी भी है। तो आई थिंक जो कर लिया, प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बैठे हैं, वेट एंड वॉच। सेल के सिग्नल्स तो नहीं आए इस हफ्ते, जो लग रहे थे कि आ सकते हैं, नहीं आए। बाय भी इतना कोई शानदार ब्रेकआउट हो गया है निफ्टी में अभी और बहुत शानदार कोई कैंडल बन गया है, ऐसा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी भी आप 26,300 के दायरों में ही हैं। और अगर आप वो चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तकरीबन तकरीबन आप उन्हीं दायरों में हैं। तो बहुत ज्यादा आप स्ट्रांगली तो उसमें से ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं। तो अगला हफ्ता मेरे लिए वेट एंड वॉच रहेगा, जिसमें आप नया समीकरण बनाएंगे, या तो 26,500 26,600 का भी बड़ा ब्रेकआउट हो जाए और ऊपर के टारगेट्स निकलें। वो एज ऑफ लास्ट वीक के क्लोज में तो नहीं वो व्यू बना है, तो मैं इसको ब्रेकआउट का व्यू को एक हफ्ता दे दूंगा। सेलिंग का सेटअप बना नहीं तो वो ट्रेड आया नहीं, तो करेंटली वेट एंड वॉच। आप थोड़ा सा न्यूट्रल बैठे रहेंगे, प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं रेंज ब्रेकआउट के 26,300 26,100 26,500 जिसने जहां पे भी बुक किए। आई थिंक थोड़ा धैर्य से बैठना चाहिए और अगले हफ्ते को पॉलिसी को एटलीस्ट जाने दें। मेरा थॉट अब यही है कि पॉलिसी को एक बार जाने दें और देख लें कि GDP डेटा के बाद अब RBI क्या करने वाला है। सरविन, पिछली बार हम लोगों ने जब पिछले कई महीनों में डिस्कस किया तो 24,300 से 25,300 की एक रेंज थी, उसको ब्रीच किया। अब 25,300 से 26,300 की एक रेंज भी हमने ब्रीच कर दिया है। 2,000 पॉइंट की रैली बनाई, राइट? अभी 26,300 के आसपास आप आ गए हैं। अब यहां से आगे वो जाते हुए जाली, नो डाउट कि आप फंडामेंटली उतना नहीं देखते हैं, लेकिन कई बड़ी घटनाएं होने वाली। एक तो RBI की पॉलिसी, फेड की पॉलिसी, जीडीपी का नंबर। हालांकि जीडीपी का नंबर नॉमिनल बेसिस पे बहुत वीक मानता हूं मैं, लेकिन स्टिल रियल जीडीपी तो ऊपर है ही। और रेट कट बार बार हो रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन लाने की भी कोशिश है।
ये घटनाएं काफी बड़ी हैं और यूएस में जिस तरीके से पूरी रिकवरी करी मार्केट ने वो सिग्निफिकेंट है। तो जो ये जी पिछले हजार पॉइंट के जो रेंज को तोड़ के अब ऊपर आ गया है, क्या जैसे पहले था कि बेयर के कब्जे में था मार्केट, लेकिन अब वो छूट के न्यूट्रल हो गया और अब बुल के कब्जे में आने के लिए बस 2-4 दिन की बात है, उनके कब्जे में आ सकता है और फिर वो एक जो जोरदार रैली है वो हो सकती है। देखिए, संभावनाएं समीकरण हमेशा बने रहते हैं और हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि परसेंटेज दें। तो गए हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कैंडल्स देख के कि भाई थोड़ा सा 55 45 60 40 इन फेवर ऑफ बेयर लग रहा था, बट बुल्स ने उसको बराबरी पे लाके खड़ा किया है, क्योंकि महीने का क्लोज एकदम फ्लैट, मतलब जब मैं एसीडब्ल्यूआई का देखता हूं या नैस्डैक का देखता हूं, नैस्डैक नहीं सॉरी, जब एसीडब्ल्यूआई का देखता हूं या डाउ का देखता हूं, तो वो एक फ्लैट मंथली क्लोज आ गया है, जो पहले गए हफ्ते तक एक काफी डीप रेड बार बन रही थी, वो अब बनी नहीं। तो बुल्स ने डेफिनेटली, मैंने जैसे बोला, फाइट बैक किया है। निफ्टी की देखिए रेंज ब्रेकआउट हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि निफ्टी की रेंज ब्रेकआउट हुई थी 25,300 वाली, वो जो रेंज ब्रेकआउट हुई थी 25,300 25,500 वाली, उसके टारगेट्स आने थे, वो अभी तक नहीं आ रहे थे, अब तकरीबन तकरीबन आए हैं। अभी भी आप 26,500 तो नहीं गए, पूरा टारगेट तो अभी भी नहीं आया है। रेंज ब्रेकआउट 26 हफ्ते का रेंज ब्रेकआउट था और अब आपका छठा हफ्ता हो गया, लेकिन पूरा टारगेट अभी भी नहीं आया है। तो मोमेंटम अभी भी लैकिंग है, बुल्स के पास मोमेंटम अभी भी लैकिंग है। बट ये जरूर है कि फाइट बैक पूरा किया है, बेयर्स को कंट्रोल लेने नहीं दिया है, ये गए हफ्ते का क्लियर वर्डिक्ट है। बेयर्स कुड हैव टेकन कंट्रोल ग्लोबली, विच हैज बीन डिनाइड, उनको मौका वो बुल्स ने दिया नहीं है। तो पूरी की पूरी टाइमलाइन दिसंबर में शिफ्ट हो गई है, और मैं तो अब ये बोलूंगा कि दिसंबर तो वैसे भी नॉन बहुत ज्यादा कोई इवेंटफुल महीना नहीं रहता है, क्योंकि आधा आधा तो छुट्टी में जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स के लिए तो 15 तारीख 20 तारीख के बाद मोस्टली छुट्टी का माहौल रहता है। तो दिसंबर को मैं बहुत ज्यादा कभी भी वेटेज नहीं दिया हूं अपने करियर में इतने सालों के, कि दिसंबर को आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा। दिसंबर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग महीना इंडिया के लिए तो नहीं रहा है। तो मेरा थॉट यही है कि ये टाइमलाइन सारी जनवरी में सरक सकती हैं या सरकेंगी, क्योंकि अगर जो होना था अगर अक्टूबर नवंबर में नहीं हुआ, तो आई थिंक सरक के जनवरी तक चला जाता है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो टुवर्ड्स जनवरी आपका ये टाइमलाइन सरक जाते हैं। तो टाइम साइकिल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगेन जनवरी, और मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं अगला साल इवन ईयर है, इवन ईयर्स के जनवरी थोड़े से तकलीफ वाले होते हैं, तो और रहे हैं पहले। तो जनवरी महीना थोड़ा सा तकलीफ वाला रहता है, अगर उसमें टाइमलाइन सरकी और वहां पे फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में कुछ जनवरी में आपने एक मीनिंगफुल टॉप रखा, तो वहां से बाजारों ने इतिहास में पहले आप देखें तो बड़े बड़े करेक्शंस दिए हैं। तो चाहे आप 2000.com बबल ले लें, 2000 वाला, वहां पे भी आप जनवरी से पलटे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, वहां भी आप तकरीबन जनवरी की साइकिल से पलटे थे। वो पहला साल 2000 था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वाला साल 2004 था, 2008 का जनवरी भी टॉप था, 2020 का जनवरी भी टॉप था। तो अब देखिए, अब लोग बोलेंगे, बट थॉट यही है कि जनवरी का महीना जो है, स्पेशली इंडिया के लिए, निफ्टी सेंसेक्स के लिए, इवन ईयर का जनवरी महीना थोड़ा खतरे का संकेत लेके आता है। 2018 का टॉप भी वहीं पे था, मिड कैप वाला, जनवरी का। तो आई थिंक, और वो काफी बड़ा टॉप था कि 18 से 20 तक मिड कैप गिरते रहते। लोग सोचेंगे कि 18 का हाई तो बाद में निफ्टी ने निकाला था, बट मिड कैप इंडेक्स वो हाई नहीं निकाल पाया 2 साल तक। तो ये जो बड़ी बड़ी टाइमलाइंस कुछ मैंने आपको दी, 2000, 2004, 2008, 2018, 2020, ये जो बड़े बड़े टॉप पीछे के रहे हैं, ये सब जनवरी के हैं। तो आप वहां तो समझ के चलिए कि वो समय आपको अलर्ट रहना है। लेकिन दिसंबर का महीना फिर मैं जाने दूंगा, दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, निफ्टी 500 का चार्ट ये अभी भी लैकिंग है और 500 में से केवल 175 स्टॉक हैं जो पिछले हाई से ऊपर है, बाकी सब अभी नीचे है। ये चार्ट क्या कह रहा है? बिल्कुल अलग सा थोड़ा पिक्चर दे रहा है, वीकनेस का साइन दे रहा है। बट निफ्टी के भी लेवल थोड़े से डाल दूं लोगों के ध्यान में कि 25,300 25,500 का जो ब्रेकआउट है, वो अब कम से कम उसकी इस हफ्ते सीमेंटिंग तो हो गई कि भाई वो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे। तो जो जो वीकनेस अब आप आगे कोई एक्सपेक्ट करेंगे, तो जब तक 25,300 नहीं टूटता, तो आप यही मान के चलेंगे कि निफ्टी के लिए भी 25,300 25,300 25,500 एक फ्लोर रहेगा, सपोर्ट एरिया बन गया है। और निफ्टी भी अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर के टारगेट्स भी ला सकता है। वो हम अगले वीक के ट्रेड्स में देखेंगे, और क्रेडिट पॉलिसी के बाद उसको हम वो रिस्क रिवॉर्ड निकालेंगे। कमिंग बैक टू निफ्टी 500, यहाँ देखिए डेफिनेटली अगर निफ्टी ने नया हाई मारा है और उसने नहीं मारा है, तो मैं थोड़ा सा चिंतित तो जरूर रहूंगा। और टेक्निकल एनालिसिस जो लोग देखते हैं और जो फॉलो करते हैं, चार्ल्स डाउ साहब ने एक छोटा सा एक स्टेटमेंट दिया था कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म। मतलब अगर एक मार्केट को आप देख रहे हैं, किसी एक बड़ी मार्केट को देख रहे हैं, तो उसके अंदर के जो मेजर इंडाइसेस हैं, वो एक दूसरे को कंफर्मेशन देने चाहिए, नए हाई नए लो में। तो इस
के नए हाई में निफ्टी 500 ने उसका साथ छोड़ा हुआ है। इट इज अ नेगेटिव कंफर्मेशन। निफ्टी 500 ने अभी तक उसका साथ नहीं दिया है। अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते दे सकता है। बट अब निफ्टी के ब्रेकआउट को कंफर्म करने का एक तरीका ये भी है कि निफ्टी 500 को भी अब चलना पड़ेगा और अपना नया हाई मारना पड़ेगा। 500 पॉइंट दूर है, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, 2-2.5% ही दूर है। बट वो भी जो दूर है वो दूर है। जैसे मैंने बोला ना, देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। तो जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो नहीं हो रहा है। तो निफ्टी 500 को निफ्टी से कंफर्म करना पड़ेगा, जहां पे आपको फिर आप ये कहेंगे कि हाँ 1 से 3 महीने का अपसाइड या तेजी बनने का समीकरण बनेंगे। तो मैं अगले हफ्ते वो भी देखना चाहूंगा कि निफ्टी 500 भी निफ्टी का साथ देना शुरू कर दे, क्योंकि अगर देगा तो वो जो ट्रेंड है वो हेल्दी बनेगा और उसमें हमारी भी हिम्मत रहेगी, किसी भी ट्रेडर की हिम्मत रहेगी उस ट्रेंड में खड़े रह पाने की। तो वो एक मेरे लिए ओके। एक मेजर कंफर्मेशन होगा जो अभी तक नहीं आया है। फिलहाल दोनों एक दूसरे को नेगेटिव कंफर्मेशन दे रहे हैं, जो कि कोई अच्छा संकेत नहीं है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट आप इसको 10 दिन और दे सकते हैं पकने के लिए। तो मैं इसको हफ्ता 10 दिन दे रहा हूं पकने के लिए। 10 दिन के अंदर मैं चाहता हूं निफ्टी 500 निफ्टी का साथ देने लगे, तो ये मूव अच्छा होगा, ऊपर का ट्रेड करने लायक होगा। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मार्केट तो न्यू हाई है, मेरा जी पोर्टफोलियो नहीं न्यू हाई पे आ रहा, नीचे है, अभी भी कमजोर है। तो उसका जी कारण ये है निफ्टी 500 निफ्टी के साथ साथ कदम ताल नहीं कर रहा है। जी लेकिन नेस्डेक ने तो भाई, चार्ट देखो आप, नेस्डेक जी। अभी डाउ जोन्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेस्डेक ने तो मतलब पूरा जितना कमजोरी कमजोरी थी सब रिकवर कर ली उसने। देखिए, सबसे अलग चार्ट है बड़े ग्लोबल इंडाइसेस में अगर आप देखें तो एक नेगेटिव क्लोज जो आया है ना, जो मीनिंगफुल हम्म, नेगेटिव क्लोज है, इसको एक रेड बार बन गई। देखिए, एक पॉइंट से भी अगर आपने रेड बार बना ली है तो आपने बना ली है, या एक पॉइंट से भी आपने ग्रीन बार बना ली है तो बना ली है। तो हम्म, इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि ये नेस्डेक के लिए नवंबर का महीना नेगेटिव क्लोज का रहा है। तो गए महीने से जब कंपैरिजन होंगे तो स्लाइटली वो एक आपको एक नेगेटिव क्लोज मिलेगा और आप लिखेंगे, एक्सेल शीट में आ जाएगा वो रेड में, हल्का सा पॉइंट समथिंग 0.1% नेगेटिव टाइप्स। तो हम्म, ये एक इंडेक्स है बड़े इंडेक्सेस में जिसने एक नेगेटिव क्लोज रखा है। तो मेरे लिए जब मैं वेव काउंट्स करता हूं या जब हम बाजार को देखते हैं, तो हम्म, एक चीज तो अब क्लियर हो गई कि 24,000 वाला जो उसका हाई है, 24,020 वाला जो उसका हाई है ना, वो अब क्रिटिकल हो गया है। उसके बाहर जाके अगर उसने वीकली में क्लोज दिया तो नई रैली यहाँ पे डेफिनेटली शुरू हो सकती है। बट जब तक ये 24,020 के ऊपर जाके वीकली क्लोज नहीं कर रहा है, तब तक नई रैली 1 2 3 महीने वाली यहाँ शुरू नहीं होगी, क्योंकि इसने ऑलरेडी वेव काउंट्स पे एक अपना इंपॉर्टेंट कॉमा तो रख ही दिया है। 24,020 पे अगर फुल स्टॉप नहीं है तो कॉमा नैस्डैक ने रख दिया है। ये उस बात से दर्शा रहा है कि उसका मंथली क्लोज नेगेटिव रह गया है। तो हमारे वेव काउंट्स यहाँ चेंज हो गए हैं। यहाँ पे हमने मार्किंग्स अपनी कर ली हैं, फाइनल मार्किंग्स आ गई हैं। तो हमें लग रहा है कि कॉमा तो लग गया है। जब तक 24,000 के ऊपर जाके बंद नहीं करेगा, कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पे नहीं बनेगी। बट थॉट यही है कि इसमें नीचे में भी आपको सपोर्ट्स 21,900 या 22,000 के आसपास मिलेंगे। तो जैसे निफ्टी के लिए हमने एक रेंज पकड़ी कि शायद 325 500 से लेके 26 600 तक की एक रेंज बने निफ्टी में, और शायद उन्हीं दायरों में ट्रेड हो जब तक ब्रेकआउट नहीं करता और निफ्टी 500 उसका साथ नहीं देता। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जब तक 24,000 डिसाइसिवली नहीं निकलेगा, तब तक नैस्डैक में भी 22 से 24 की रेंज रहेगी। 22 के नीचे वीकनेस है, क्योंकि आप उस रेड एलओसी के नीचे चले जाएंगे, उस पैटर्न के आप नीचे चले जाएंगे, जिसको हम एक एंडिंग पैटर्न बोलते हैं। तो हम्म, 21,922 बहुत ही क्रिटिकल है नैस्डैक के लिए। और मैं नहीं चाहता एज अ बुल, अगर अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि नया ब्रेकआउट है, तो एज अ बुल यू आप नहीं चाहेंगे कि 21,900 टूटे नैस्डैक में, क्योंकि 21,900 टूटने के बाद शायद मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा दोबारा एग्जिट मारने का लोगों को। बहुत फास्ट एक डिक्लाइन आ सकता है। तो 21,900 22,000 पे नजर रखें नैस्डैक में। फिलहाल मुझे लगता है 24 के ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो 22 से 24 की रेंज है। उस रेंज को हम हफ्ता 10 दिन देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि शायद शायद नैस्डैक में एक टॉप लग चुका है। नैस्डैक में एक टॉप लग गया है, क्योंकि वहां पे एक मंथली नेगेटिव है और पैटर्न भी एक बेरिश कैंडल, भी एक बेरिश कैंडल है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बुलिश कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है। टॉप पे जब बनता है तो यूजुअली थोड़े से कलर्स नेगेटिव होते हैं इसके, और इसका रुझान थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव रहेगा। ओके। जी। और डाउ की कहानी क्या है? डाउ ने देखिए एकदम फ्लैट कर दिया है। डाउ की कहानी अलग है। यहाँ पे आपका नेगेटिव क्लोज नहीं आया। डाउ में आपको नेगेटिव क्लोज नहीं मिला, कैंडल ने हायर क्लोज किया है। और यही मैं देखिए, मैं ये चार्ट सब लोग देख रहे थे, तो जो बुल्स और बेयर्स दोनों देख रहे थे, जो बड़े बड़े जो बड़े जो वेल्स हैं, जो बड़े वेल्स हैं, जो बड़े हाथी हैं, वो उसको देख रहे थे। तो इसीलिए फाइट बैक हुआ है। अगर ये मंथली नेगेटिव क्लोज आ जाता
तो पलड़ा थोड़ा सा बहस का भारी होता है यहाँ पे, जो कि नहीं हुआ। इसीलिए क्लोजिंग का वेट करना बहुत जरूरी रहता है कुछ भी नया व्यू बनाने से। तो जो नया व्यू हमारा यहाँ थॉट बन रहा था कि शायद यहाँ पे एक वीकनेस रहेगी, तो वो अब हम कंडीशनल कर देंगे। डाउ में अब कोई भी वीकनेस आएगी तो वो 45,700 के नीचे ही आएगी, उसके पहले आप इसमें वीकनेस नहीं मानेंगे। तो आई थिंक जो जिस तरह का ये पुल बैक हुआ है, आप ये मान के चलेंगे कि जब तक अब 45,700 नहीं टूटता है, 45,800 नहीं टूटता है, तब तक आई थिंक डाउ में भी आप नया समीकरण नहीं ढूंढेंगे। और थॉट यही मान के चलेंगे कि डाउ में 48,500 से लेके 45,800 तक की एक रेंज बनी हुई है, और अगले हफ्ते के कैंडल देख के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बट यहाँ पे भी टाइमलाइन, जैसे मैंने बोला, बुल्स ने लाके ऐसा खड़ा किया है बाजार को फ्लैट मंथली क्लोज पे, कि उन्होंने अपने लिए 1 महीने का टाइम बाय आउट कर लिया है कुछ भी होने के लिए। अब अगले महीने में लड़ाई लड़ी जाएगी पॉजिटिव या नेगेटिव क्लोज की, तो पूरा महीना अब टाइमलाइन सरक गई है ग्लोबली। इंटरेस्टिंग, इसमें दो चीजें फंडामेंटली मैं जोड़ देता हूँ डाउ और नेस्डैक के लिए। नवंबर के महीने में नेस्डैक को या टेक सेट्स को लेकर के वहां पे बहुत नेगेटिविटी थी कि एआई में बबल है, एनवीडिया कई बार ऊपर नीचे हुआ, और गूगल ने अपना एक जेमिनाई 3 लॉन्च किया तो नया चिप डाला, फिर एनवीडिया ने काउंटर करके बताया कि मेरा चिप एक जनरेशन उनसे ज्यादा एडवांस है। ये सब चलता रहा, और इस बीच नेस्डैक में एक मीनिंगफुल करेक्शन भी आया, डाउ में भी आया, एसएनपी में भी आया। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में, या राधा कहें 20 तारीख के बाद वो रिकवरी हुई, और वो हमने ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में भी देखा जी। ये रिकवरी शायद इसलिए हुई क्योंकि अब एक बहुत बड़ा बेट जो यूएस में चल रहा है, यूएस में टैरिफ का बेट नहीं है, यूएस में बेट है रेट कट का। एक समय था जो 83% लोग मानते थे कि रेट कट होगा, वो घट के 40% पे आ गया था, क्योंकि आधे लोग कह रहे थे फेड वाले कि नहीं होगा, आधे कह रहे थे होगा। लेकिन अब फिर से वो माहौल बना और 80% लोग मान रहे कि रेट कट होगा। तो दिसंबर 9 और 10 को जो मीटिंग होने वाली है उसमें एक रेट कट मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, और इसीलिए उसने नवंबर सेकंड हाफ में अपनी रिकवरी की। तो नेस्डेक के लिए जो सर्वेन करेंगे रेड कैंडल दर्ज हो गया है, अब वो टूटेगा सिर्फ इस बात से कि अगर रेट कट हुआ तो उसका फायदा ये होगा कि टेक शेयरों को सबसे ज्यादा गेन होना उसमें, और दूसरा फायदा ये है कि मिस्टर पावेल की ये लास्ट पॉलिसी है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। एक नए व्यक्ति को जिसको ट्रंप ने ऑलमोस्ट चुन लिया है, उनका अनाउंसमेंट भी होगा 25 तारीख से पहले, और जनवरी फरवरी के बाद जो नए साल की पॉलिसी आएगी उसमें एक रेट कट कम से कम एक शुरुआत में ही और आएगा। तो ये दो ट्रिगर जो है ना, ये मार्केट के लिए, चूंकि इनको हमको पता नहीं है, ये हम लोग गेस कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन डॉट कह रहे हैं कि ऐसा होगा, उस समय फिर एक नई तस्वीर बन के आएगी। तो और चूंकि 15 दिसंबर के बाद छुट्टी, दिसंबर क्रिसमस और ये वो, और फिर रियल ट्रेड होता है 5 जनवरी के बाद, तो जो कुछ भी होना है 15 दिसंबर तक हो जाएगा। 15 दिसंबर में हो सकता है कि आपको S&P 7-8 हजार के ऊपर दिखे, 7 हजार के ऊपर दिखे, क्योंकि वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया है। तो ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होंगे ये इन दोनों चार्ट पे फंडामेंटली, कि बहुत सारी न्यूज पॉइंट्स हैं जो ड्राइव करेंगे इस मार्केट को। साथ ही अगर यूक्रेन रशिया वाला मामला कुछ बन गया पॉजिटिव तो फिर और होगा, अगर नेगेटिव बना तो ये घुस भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली भी इस बार लड़ाई अलग चल रही होगी, और टेक्निकली तो लड़ाई चल ही रही है, दोनों लड़ाइयां चलेंगी एक साथ जी। लेकिन सरवेन जी, चार्ट ऑफ द वीक तो है चांदी जी। क्या धमाकेदार इसने प्रदर्शन किया है, $54 टच कर लिया, और जी 48, मेरे ख्याल में 48 से नीचे नहीं गया, 47-48 के नीचे नहीं गया, वो कंसोलिडेट किया वहां पे, और उसके बाद हंट ब्रदर्स वाला जो जिंक्स था 50 वाला तोड़ दिया उसने। अभी $4 ऊपर है, मतलब कितना 8-9% ऊपर है अपने उस लेवल से। जी। क्या मानेंगे इसको कि अब ये $65 जाएगा? देखिए, अगले हफ्ते के जो बड़े बड़े टाइमलाइंस हैं, यही एक तो हमारे लिए भी पॉलिसी है और ग्लोबल भी फेड की भी पॉलिसी है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर एसेट क्लास के लिए। तो इन न्यूज इसको तो देखना ही पड़ेगा, कुछ भी नया बड़ा करने से पहले आपको इनको देखना पड़ेगा, और बाजार में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। 10-12 दिन अगर आपने कुछ नया नहीं किया ना, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा कोई मिस कर देगा यहाँ पे। तो आई थिंक ये दोनों चीजें तो मैं भी देखना चाहूंगा। एक पोजिशनल ट्रेड के लिए आप ये दोनों चीजों को बैक ऑफ द माइंड से निकालना चाहेंगे, उनमें क्या हो रहा है, आप दोनों दोनों पॉलिसीज को देखना चाहेंगे। तो डेफिनेटली कुछ नया करने के पहले तो आई थिंक 10-12 दिन
जो 10 तारीख तक का 11 तारीख तक का टाइमलाइन है, वो 10 दिन तो आपको देने चाहिए दोनों पॉलिसीज देखने के लिए, और सिल्वर को भी वो इफेक्ट करेंगी। एंड यस, जैसे आपने बोला कि हंट ब्रदर्स का जो हाई था गए महीनों में, अगर आप देखें, देखिए बहुत बड़ा टेक्टोनिक, जिसको हम बोलते हैं ना, वॉल्केनो भी एक फटा था, 10,000 साल के बाद एक वॉल्केनो फटा है। तो वो चांदी आप ये बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जो पहले नहीं लग रही थी, गए हफ्ते तक जो गए हफ्ते तक जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि गए हफ्ते में भी आप 50 के आसपास चल रहे थे, 50-51, तो जो गए हफ्ते में भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, वो मंथली क्लोज पे इसने क्लियर कर लिया है। तो हंट ब्रदर्स वाला हाई जो 50 का था ब्रॉडली, वो इसने क्लियर कर लिया। तो अब आप एक समझ लीजिए ना, आप एक 50 साल का ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे डेफिनेटली एक पूरा का पूरा शिफ्ट आपको अब देखने को मिलेगा, और 50 का जो सैकड़ा निकल गया, जो राउंड फिगर निकल गया, तो अब 65 तो नहीं, बट ये तो आप बोल ही सकते हैं कि प्राइसेस, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, राउंड नंबर की तरफ भागती हैं मैग्नेट के जैसा। 60 अब इसको खींचेगा चुंबक की तरह, क्योंकि 55 से अटक रहा था, 55 के ऊपर जाके इसने कल बंद कर लिया, 56-30 पे बंद है, तो वो उसको 60 अब अपनी तरफ एटलीस्ट तो खींचेगा। 65 तो चलिए जब पहुंचेगा तो हम वो भी देखेंगे, बट 60 इसको अपनी तरफ मैग्नेट के जैसे खींचेगा। बहुत बड़ा, जिसको हम बोलते हैं ना टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट, जो अर्थक्वेक जब आते हैं, जब वर्ल्ड जब जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है तो अर्थक्वेक आते हैं। तो बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट देखिए बारीक नजरों से ये है कि जब लास्ट टाइम आप 54 गए थे गए महीने में, उस समय फ्यूचर एक बहुत बड़े डिस्काउंट में चल रहा था, बहुत बड़े बैकवर्डेशन में चल रहा था। इस बार नए हाई में फ्यूचर एक बहुत ही डिसेंट प्रीमियम चल रहा है। सो सिल्वर का जो फ्यूचर है, वो इस समय बहुत डिसेंट प्रीमियम में चल रहा है, और थॉट यही है कि बहुत बड़ा कोई उसमें बैकवर्डेशन नहीं रहा, जो जैसे पहले $2-2.5 का चल रहा था, अब नेक टू नेक चल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा शिफ्ट है कि फ्यूचर प्लेयर्स भी अब यहाँ पे आके उस डिस्काउंट को खत्म कर दिया है मोर और लेस। तो वो एक मेरे ख्याल से अच्छा संकेत है कि वो डिस्काउंट्स फ्यूचर के जो हैं वो खत्म हो गए। तो थॉट यही है कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट है, पॉसिबिलिटी अब बहुत ज्यादा, आई थिंक 48, जैसे आपने बोला 48-50 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और कोशिश ये रहेगी यहाँ पे मेरे ख्याल से कि 48 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए, और 60 की तरफ ये चले। और जो एक छोटा हमें करेक्शन लग रहा था कि 25-30% का आता है, अब हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि वो जो हम 54 से हम 45 जो आए थे, तकरीबन एक 20% 20 से थोड़ा कम थे, मान के चलना पड़ेगा कि अगर 50 के ऊपर टिक रहा है तो वो करेक्शन वहां पे खत्म हो गया और नई रैली या नए समीकरण यहाँ बन सकते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी जो हम देखते हैं, उसने भी नया हाई रख दिया है सिल्वर के फेवर में, गोल्ड के फेवर में नया लो रख दिया है। वो भी अपने आप में एक ये दर्शा रहा है कि सिल्वर ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको कुछ बढ़िया कमाल करके दिखा सकती है। तो गोल्ड क्यों नहीं चला? गोल्ड भी साथ के साथ चलना चाहिए। गोल्ड चल रहा है, गोल्ड नया हाई नहीं रख पाया। देखिए वही विरोधाभास, देखिए मैंने क्या बोला, इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट कैप्शन यही हो सकता है कि विरोधाभास है, एवरेजेस एक दूसरे से कंफर्म नहीं हो रहे। सिल्वर ने नया हाई रखा, गोल्ड ने रखा, नॉन कन्फर्मेशन। निफ्टी ने नया हाई रखा, निफ्टी 500 ने नहीं रखा, नॉन कन्फर्मेशन। डाउ ने ठीक ठाक कैंडल बना लिया, पॉजिटिव में क्लोज कर लिया, नैस्डैक ने रेड कर दिया, नॉन कन्फर्मेशन। और आप यूएस में भी जाके देखेंगे, जहां से ये फिलॉसफी निकली है, वहां पे भी आप डाउ इंडस्ट्रियल और डाउ ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो दोनों में नॉन कन्फर्मेशन है। डाउ ट्रांसपोर्ट अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे नए हाईज नहीं बने, तो डेफिनेटली वहां पे वो मोमेंटम नहीं है। डाउ ट्रांसपोर्ट्स में भी जो डाउ जोन्स में है, वहां नए हाई नहीं बने। इनफैक्ट अगर आप डाउ ट्रांसपोर्ट देखेंगे, या जब हम रसल 2000 भी लास्ट हफ्ते देख रहे थे, इन दोनों लोगों ने अपने 2021 के भी हाई निकाले नहीं है डिसाइसिवली। डाउ ट्रांसपोर्ट्स अभी भी 2021 के हाई के नीचे है। डाउ ट्रांसपोर्ट्स अभी भी 7-8% ओवरऑल हाई से नीचे है 2021 के। उसने तो 22, 23, 24 में नए हाई रखे ही नहीं। तो यूएस में तो ये नॉन कन्फर्मेशन अब अपने तीसरे चौथे साल में है। बट क्या होता है मार्केट में, बड़ा पैसा जब मूव हो रहा होता है अंदर बाहर, तो टाइमलाइंस थोड़े लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होते हैं। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है कि डाउ इंडस्ट्रियल्स के साथ डाउ ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। मतलब हमने जो पढ़ा है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, और काम तो आता ही है। तो रिस्क विंडोज वो बने रहेंगे। हेल्दी मार्केट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारे एवरेजेस एक साथ नहीं चल रहे हैं। तो हेल्थ जो है वो 100% पे बाजार की नहीं है। तो आप 100% हेल्दी मार्केट नहीं बोलेंगे तब तक जब तक सब कुछ ना चल रहा हो। एंड बाय सब कुछ भी मींस 80-90% ऑफ द स्टॉक्स एंड इंडाइसेस शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द मेन ट्रेंड। तो अगर मेन ट्रेंड अप है
तो डाउ के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं है, निफ्टी के साथ निफ्टी 500 नहीं है और सिल्वर के साथ गोल्ड नहीं है। ये तीनों नॉन कंफर्मेशन है। अब इनके बाद क्या होगा वो बात की बात है, बट टेक्निकली स्पीकिंग दीज आर नॉट वेरी हेल्दी साइंस। अच्छा, ये जो चार्ट हम देख रहे हैं इसमें पिछला 50 क्रॉस किया था उसने 50 साल पहले, राइट? जी जी। तो ये एजुकेशनल पर्पस से ये जो बना इसको राउंडिंग बॉटम कहते हैं क्या? और 50 साल लगे इसको 50 आने में? देखिए, मैं थोड़ा अलग पैटर्न्स ये देखिए व्हाट अलग तरह से पैटर्न्स देखता हूँ। मेरा एक हमेशा से कहना है कि पैटर्न्स आर टू बी सीन वेयर पैटर्न्स आर टू बी सीन। अब आप ऑल टाइम हाई पे राउंडिंग बॉटम जो है वो एक बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है। लोग लेते हैं, उसको ले सकते हैं, मैं नहीं लेता। राउंडिंग बॉटम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को मैं नहीं मानता कि वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो मैं इसको नॉर्मल ब्रेकआउट मान लूंगा। अपने वेव प्रिंसिपल पे, एलियट वेव्स पे उसको मैं फैक्टर इन करके उसको प्ले कर लूंगा। बट जरूरी नहीं है कि हर चीज को मैं वो बोलूं जो बाकी लोग भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपका माइंड क्लियर रहता है। बॉटम रिवर्सल पैटर्न को बॉटम में ही देखेंगे बेयर मार्केट के एंड में, टॉप रिवर्सल पैटर्न को टॉप में ही देखेंगे बुल मार्केट के एंड में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को कंटिन्यूएशन मान लेना लोग कर लेते हैं, ऑल टाइम हाई पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना लेते हैं, कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मैं उन सब प्रथाओं में, मान्यताओं में नहीं बिलीव करता हूं, क्योंकि क्लासिकल जो पढ़ा है, जो सदियों से काम आया है, उसी को लेके चलना चाहिए। तो बॉटम के पैटर्न बॉटम पे देखिए, टॉप के पैटर्न टॉप पे देखिए। हर चीज कंटिन्यूएशन नहीं होती, हर चीज रिवर्सल नहीं होती, क्योंकि गलत जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप पैटर्न को गलत जगह पे देखेंगे, आप एक राउंडिंग बॉटम को टॉप पे देखेंगे, ऑल टाइम हाइस के आसपास जब बन रहा है उस समय आप देखेंगे तो गलत जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि इतने बड़े राउंडिंग बॉटम का फिर टारगेट आप क्या पकड़ रहे हैं, वो भी आपको समझना चाहिए कि क्या वो टारगेट सामने आ रहे हैं उतने बड़े बड़े 100 150 160 डॉलर के टारगेट। ठीक है, बाद में आ सकते हैं, उनके अलग कारण हो सकते हैं, बट ये पैटर्न मैं इसको, इवन दो वैसा दिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं दिख रहा है, मैं उसके अलावा भी इसको ट्रेड कर सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, स्पेशली जैसे हमने बोला एलियट वेव प्रिंसिपल अगर आप लगाते हैं तो आपको इन सब पैटर्न्स की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। आपके वेव पैटर्न्स ही आपको सब कुछ बता के दे देते हैं। आपको बहुत ज्यादा क्लासिकल पैटर्न्स की जरूरत पड़ती नहीं है अगर आप ढंग से एलियट वेव काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा बेसिक ब्रेड एंड बटर या हमारा कोर जो है वो एलियट वेव्स है, और एलियट वेव काउंटिंग पे ही चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि फाइनल एक वेव फिफ्थ चालू हुआ है, तो हमको ये भी मालूम है कि जहां ये खत्म होगा वो सिल्वर का एक बड़ा टॉप बनेगा। बट वो टाइमलाइंस अभी आगे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट है, उसको टाइम लगेगा अपना वेव फिफ्थ खत्म करने में, और 6-12 महीने भी चल सकती है तेजी अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। अगर अगले महीने ये फेल नहीं हो रहा है तो फिर सिल्वर में 9-12 महीने की तेजी मुझे यहाँ सामने से दिखती है आगे। तो 9-12 महीने चला तो कितना जाएगा? फिर तो देखिए स्काई इज द लिमिट। आप ब्लू स्काई टेरिटरी में हैं, आप ऑल टाइम हाई पे हैं, तो यहाँ पे टारगेट्स देना गलत हो जाएगा। प्रोजेक्शन ही दे सकते हैं, बट ये आप सेफली मान के चल सकते हैं कि यहाँ से 20-30% ऊपर ही होगा करंट भाव से। वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाली बात आपने सही कही कि एक विरोधाभासी बाजार है कि निफ्टी चल रहा है, निफ्टी 500 नहीं चल रहा, डाउ चल रहा है, नैस्डैक में उतना अच्छा नहीं है, चांदी चल रही, सोने में नहीं है। तो ये मार्केट का एक अपना सेटअप है जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। लेकिन मेरी एक हंच फीलिंग है सरवीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे फंडामेंटल कारणों से, चाहे पॉलिसीज की वजह से, चाहे गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से एक बड़ी तेजी का माहौल बन रहा है। अब वो एक तरफा होगी, सिंगल लेग्ड होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी नहीं होगी, वो सब बात के डिस्कशन होंगे। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5-4-6 मंथ तक एक बहुत बड़ी तेजी ग्लोबल मार्केट में आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के फंडामेंटल सेटअप क्रिएट किए गए हैं सरकारों और सेंट्रल बैंकर्स की ओर से, वो ये दर्शाते हैं कि इतना ज्यादा लिक्विडिटी पंपिंग और फ्लो की गई है ईज ऑफ डूइंग से और डायरेक्ट पंपिंग से, कि एक मार्केट में बहुत बड़ी तेजी बनने की संभावना मुझे लगती है। आई डोंट नो कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट 6 मंथ विल बी वेरी 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 क्रूशियल फॉर आवर मार्केट। आपको लगता है क्या? ये बियॉन्ड द चार्ट वाला क्वेश्चन है। नहीं देखिए, इसमें बिल्कुल दोहराए नहीं है कि देखिए ये जो नॉन कन्फर्मेशन है इसका ये मतलब नहीं है। देखिए डाउ ट्रांसपोर्ट और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में ये नॉन कन्फर्मेशन 2021 से चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये टाइमलाइंस में कोई क्लियर कट टाइमलाइन दी हुई है कि नहीं 4 महीने ही चलेगी, 4 साल ही चलेगी या 5 साल चलेगी। नॉन कन्फर्मेशन चल सकता है।
वो आपको अंडरलाइन खाली इतना ही बोलता है कि बाजार बहुत हेल्दी नहीं दिख रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें 1000, 2000, 3000 पॉइंट डाउन नहीं चल सकता, या कोई अगर सिल्वर चलता है तो गोल्ड नहीं चलेगा, तो जरूरी नहीं है कि अगर गोल्ड नहीं चल रहा है तो सिल्वर भी नहीं चले। तो नॉन कन्फर्मेशन कैन लास्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। बट आपको खाली कहने का मतलब ये है, जब आप इन टाइम इस तरह के सेटअप्स को आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप यू हैव टू बी डबल अलर्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूं। फिर आप अगर सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं यहां से, तो आप छुट्टी नहीं ले सकते, आपको स्क्रीन पे रहना पड़ेगा। आप बाय एंड होल्ड टाइप का सिल्वर लेके कि आप जो सिल्वर गोल्ड की हमने कॉल आपको 3 साल पहले दी थी, 4 साल पहले दी थी कि जस्ट बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट, वैसा समीकरण अब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम तेजी मंदी दोनों नहीं कर सकते, बट वो सब समीकरण अब है नहीं कि बाय एंड होल्ड और रिलैक्स होके पड़े रहिए। अब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी कि आपको स्क्रीन के आसपास रहना पड़ेगा। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर हैं या आप ग्लोबल मार्केट्स के ट्रेडर हैं, तो अब रिस्क जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क, अब डाउ जब 20,000 था और डाउ अभी जब 40,000 है, तो दोनों में रिस्क सेम थोड़ी ना है, रिस्क डबल हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि तेजी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट यहां से अब आपको अलर्ट रहना है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, अगर अक्टूबर वाली विंडो, अक्टूबर नवंबर की विंडो में बाजार नहीं पलटता है, जो कि अब लग रहा है कि नहीं पलटा, तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक चला जाता है, स्पेशली जनवरी तक तो चला ही जाता है। तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि टाइमलाइन सरक गई है, और अब नेक्स्ट 15 दिन के बाद छुट्टी शुरू होने वाली है। कुछ नया, कुछ बड़ा करने का तो मेरा अगले महीने में बिल्कुल मूड नहीं है, अनलेस अंटिल कुछ ऐसा बन जाए समीकरण या कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाए। तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा उठापटक दिसंबर में होने वाली है। दिसंबर मेरे लिए बड़ा नॉन इवेंटफुल महीना यूजुअली रहता है, और बाकी लोग भी छुट्टी के मूड में होते हैं, आप भी छुट्टी के मूड में होते हैं, बच्चों के भी अभी एग्जाम खत्म होंगे, छुट्टियां होंगी, तो दिसंबर एक छुट्टी का माहौल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने जैसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि क्रूज कंट्रोल मोड में जब गाड़ी चली जाती है, तो इसका मतलब नहीं कि स्टीयरिंग से हाथ ही हटा लिया जाए। हाथ एग्जैक्टली, तो आपको परफेक्ट। स्टीयरिंग पे रखना ही अच्छा, पड़ेगा। अच्छा पंचलाइन दिया है आपने अगली बार के लिए, मेरे लिए भी बढ़िया है। यस, क्रूज कंट्रोल पे है मार्केट, इसका ये मतलब नहीं स्टीयरिंग से हाथ हटा ले। परफेक्ट, हाथ रखिए उसमें, और कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है बाजार में। यू नेवर नो कि अभी एक आईपीओ आया जिसमें $1 ट्रिलियन की सब्सक्रिप्शन आ गई, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये ऐसा बाजार में हम लोग इस समय घूम रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक। जी। आपको जोड़ना चाह रहे थे क्विकली? नहीं, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सारे ग्लोबल जो आपके जितने भी जो बड़े एक्सचेंजेस हैं या जो बड़े रेगुलेटर्स हैं, क्या उन्होंने रिस्क वाले पैरामीटर्स बाजार के हटा दिए? आंसर इज नो, कभी नहीं हटाएंगे। 365 दिन वो पैरामीटर चलेंगे, ऊपर के भी नीचे के। सिल्वर को 4 सके, सिल्वर को अपर सर्किट भी लगेगा, लोअर सर्किट भी लगेगा, सेशन को रोका जाएगा, फिर सेशन खुलेगा। तो सारे पैरामीटर्स अपनी जगह रहेंगे, क्योंकि वो सारे रेगुलेटर, सारे एक्सचेंजेस को मालूम है कि रिस्क एक ऐसा जानवर है जो 365 दिन 24 घंटे चलता है। तो आप रिस्क पे से तो उंगली नहीं हटा सकते। तो वो लोअर सर्किट फिल्टर भी रहेंगे, अपर सर्किट फिल्टर भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। अगर सब कुछ इतना अच्छा होता तो एक्सचेंजेस बोलते चलो छोड़ो, फ्री फॉर ऑल करो, जो भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो कभी किसी भी एक्सचेंज ने नहीं बोला है, ना कभी बोलेगा। तो ये रिस्क विंडोज हमेशा रहेंगे। रिस्क एक ऐसा जानवर है जो सोता नहीं है कभी भी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है मार्केट की। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट आ चुका है, जी, और जनवरी और दिसंबर का महीना, दिसंबर का खास तौर पे शुरू के 10-15 दिन, क्योंकि 2 पॉलिसी के बड़े फैसले आने हैं, और उन सब का इम्पैक्ट हम मार्केट में देखेंगे। और जनवरी का महीना इसलिए भी खास होगा क्योंकि वहां पे अर्निंग सीजन शुरू होगा, Q3, जो कि इंडिया का फुल ब्लोन जीएसटी इम्पैक्ट, टैरिफ इम्पैक्ट वाला होगा। तो इन सब पे नजर रखी जाएगी। फिर अगले हफ्ते हम लोग आएंगे, देखेंगे क्या पैटर्न बनते हैं, किस तरह चीजें बनती है। तब तक बहुत ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा। बिना स्टॉप लॉस मतलब क्रूज कंट्रोल में आपने स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया, और फिर दुर्घटना हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी, अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आज के लिए नमस्कार। धन्यवाद।